मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। 3 नवंबर को इन 28 सीटों पर वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। नतीजों से यह तय हो जाएगा कि एमपी में शिवराज सिंह का ताज बचा रहेगा या फिर कमलनाथ सत्ता में वापसी करेंगे। इसी साल मार्च महीने में सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी और विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। एमपी में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 25 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल होने पर सीट खाली हुई, जबकि 3 सीट ऐसी हैं जहां पर विधायकों का निधन हुआ और उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों में प्रचार के दौरान वैसे तो कई मुद्दे उछले, लेकिन टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। इसके अलावा किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी पूरे चुनाव प्रचार में छाया रहा। लेकिन कोरोना काल में हो रहे ये उपचुनाव नेताओं की अमर्यादित भाषा और बदजुबानी को लेकर भी जाने जाएंगे। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका जाने नहीं दिया, लेकिन इस जुबानी हमले में नेता कई बार भाषा की मर्यादा भूल गए। अब प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। अब गेंद जनता के पाले में है, जो 3 नवंबर को अपना फैसला ईवीएम में बंद कर देगी और 10 नवंबर को उसका नतीजा भी सबके सामने आ जाएगा। तो प्रचार का शोर आज खत्म गया है। 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि उपचुनाव का जब रिकॉर्ड हम देखते हैं तो अभी तक बीजेपी ज्यादा उपचुनाव जीती है कांग्रेस के मुकाबले में, लेकिन यह उपचुनाव अलग है। इस उपचुनाव से सरकार बनी रह सकती है तो सरकार बदल भी सकती है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वोटिंग के लिए कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 1,441 सहायक मतदान केंद्र हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 18% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। 28 सीटों पर कुल 63,68,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 33,72,000 पुरुष वोटर, 29,77,000 महिला वोटर, 198 थर्ड जेंडर के वोटर हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के 71,627 दिव्यांग वोटर्स की संख्या 55,329 है। मतदान के लिए 56,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और भोपाल से प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद, लंबा चुनाव अभियान चला जो आज थम चुका है और इस चुनाव के दौरान कई रंग देखने को हमें मिले, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ये चुनाव प्रचार याद रखा जाएगा मध्य प्रदेश के इतिहास में तो वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह के शब्द एक दूसरे को कहे गए, वो शायद अब इतिहास में दर्ज हो गए हैं। फीसदी आपकी बातों से सहमत हूं और इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि पिछले दिनों प्रचार के दौरान जो नेताओं की बयानबाजी सामने आई वो साफ तौर पर बताती है कि इससे पहले जो चुनाव प्रचार के दौरान भाषा का स्तर कभी नहीं गिरा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो बयानबाजी के जरिए जो निशाने साधे जाते हैं राजनीतिक मैदान में, उसका स्तर आज तक इतना कभी नहीं गिरा। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस की बनी बनाई सरकार जिनके बीजेपी में जाने से गिर गई और दूसरी तरफ अब चूंकि बीजेपी को सरकार आगे बनाए रखना है, क्योंकि देखिए आज से पहले संभावित उपचुनाव इतनी ज़्यादा सीटों पर कभी नहीं हुए होंगे। पहली बार 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी को सरकार यदि बनाए रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतनी होगी और कांग्रेस को यदि सत्ता में वापस आना है तो लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल
करनी होगी। वजह उसकी ये भी बड़ी मानी जा रही है और साफ तौर पर राजनीतिक पंडित वजह यही बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए जनता से जुड़े मुद्दे, मैनिफेस्टो कांग्रेस के वचन पत्र में हमें दिखे और बीजेपी के संकल्प पत्र में दिखे, लेकिन ज्यादातर मैदान में जो नेता लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जनता से जुड़े मुद्दे फिलहाल का राग और बात कहते नजर हमें कम ही आए। लेकिन इन सब के बीच में देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हमें जरूर देखने को मिले, एक दूसरे पर जो टिप्पणी का जो स्तर था, भाषा का जो स्तर था वो लगातार गिरता नजर आया। लेकिन कोरोना के बीच में ये उपचुनाव हो रहे हैं, कोरोना का कहर बरप रहा था और मान्यों की सभाएं में भीड़ हमने देखी। देखिए तो कोरोना का कहर मध्य प्रदेश में बरप रहा है। देखिए कई जगह हमने ये भी देखा कि सभाओं के बाद वहां पर कोरोना जो केसेस हैं वो बढ़े। लेकिन इन सब के बीच में आज जो पिछले कई दिनों से नेताओं की जो मैराथन चुनाव प्रचार दौरे चल रहे थे वो आज थम गए 6 बजे के बाद। और उनकी जो मेहनत थी वो जनता को कितनी रास आई, उन्होंने जो वादे किए वो जनता को कितने पसंद आए। 3 तारीख को जनता उनके जो उन्होंने जो बात की है, जनता के हित की बात की है या नहीं की है, वो कितनी रास आई है वो जनता 3 तारीख को मोहर लगा देगी और उसका पता हमें 10 तारीख को चल जाएगा। लेकिन अब देखिए कांग्रेस हो बीजेपी हो, जो अभी तक उन्होंने मेहनत की है, जो मैराथन चुनाव प्रचार किया है वो तो थम गया। लेकिन अब योजना बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो 28 सीटें हैं वहां पर उनके कार्यकर्ता लगातार काम करते रहें। और अब हालांकि देखिए चुनावी सभाएं नहीं हो सकेंगी, लेकिन बचा हुआ जो समय है वो मतदाता तक कांग्रेस और बीजेपी अपनी बात पहुंचाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही देखिए, हमने पिछले दिनों बताया कि बूथ मैनेजमेंट के जरिए बूथ अभियान चलाया गया है और कांग्रेस की अपनी तैयारी है। उन्होंने विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि जो वादे हैं वो मतदाता तक जो मतदान होने से पहले मतदाता तक पहुंचाने हैं। और बीजेपी की अपनी तैयारी, उन्होंने पूरी टीम गठित कर दी है। 28 जो उपचुनाव वाली सीटें हैं वो बीजेपी मारना चाहती है, उसको लेकर जो सबसे छोटी इकाई है उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और कमलनाथ सरकार की ने जो योजनाएं बंद की हैं वो मतदाता के जहन तक बिल्कुल अपने दावे और वादे जनता के सामने ये नेता रख चुके हैं और अब जनता को तय करना है। शैलेंद्र, अब जनता की बारी है और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पोलिंग बूथ पर गए भी, वहां की तस्वीरें आपने दर्शकों को पहले दिखाई, क्योंकि अब जनता को बाहर निकलना है घरों से। और हमने देखा प्रचार के दौरान जो गाइडलाइंस बनी थी उनका पूरी सख्ती से पालन नहीं करवाया गया। ग्वालियर जैसे क्षेत्र में तो कोरोना के मामलों में बढ़त भी दिखी थी, ऐसे आंकड़े भी सामने आए, कोर्ट को भी सख्ती दिखानी पड़ी, प्रचार पर रोक भी लगाई गई, एक समय ऐसा भी था। लेकिन जब जनता बाहर निकले, बेफिक्र होकर बाहर निकले और कोरोना का जो गाइडलाइंस है उनका पालन तो हो, लेकिन यह डर ना हो कि हमें वोट नहीं देना है, उसके लिए चुनाव आयोग ने किस तरह की तैयारी की है ताकि जनता बाहर निकल सके घरों से बिना डर के और अपनी सेफ्टी वो सुनिश्चित कर सके वहां पर जाकर जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे? देखिए लोकेश, जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो एक तमाम योजनाएं चलाई गई थी ताकि जो बूथ लेवल का जो वोटर है वो बीएलओ के माध्यम से हो या दूसरे अन्य माध्यम से, कुछ नाटक नुक्कड़ भी आयोजित किए गए, कुछ पैम्पलेट्स वगैरह भी लगाए गए, शहर में जगह जगह होर्डिंग भी लगाए गए और लोगों को ये बताया गया कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और जो बीएलओ है उसे जब वो घर पे पर्ची देने पहुंचा या जो दिव्यांग वोटर्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनको जब वोटिंग कराने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से पहुंचा, तब भी उन परिवार वालों को बताया गया कि आप मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य पहुंचें। दूसरी बात, अगर वही पोलिंग सेंटर्स की बात करें तो हमने देखा कि पोलिंग सेंटर्स के बाहर बड़े बड़े टेंट लगा दिए गए हैं। वहां पर कल जो है वो कुर्सियां डाल दी जाएंगी। आज जो है अंदर परिसर में कुर्सियां डाल दी गई हैं ताकि जितने लोग जब अंदर आएंगे तो पहले बाकायदा उनके हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। उनको प्रॉपर मास्क यदि वो लेकर नहीं आते हैं तो उनको मास्क वहीं पर दिया जाएगा और लाइन की जगह उनको कुर्सियों पर बैठने के लिए वहाँ पर जगह दी गई है और कुर्सियाँ भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाई गई हैं। लाइन बहुत छोटी होगी, लेकिन जो लोग आएंगे पहले कुर्सियों पर बैठेंगे, उसके बाद वो जो छोटी लाइन है परिसर के अंदर उसमें लगेंगे। तो वहाँ भी गोले लगा दिए गए हैं और ये साफ कर दिया गया है कि कितनी दूरी पर किसको रहना है। इस बार के चुनाव में जो निर्वाचन में जो कर्मचारी लगे हैं उसके अलावा जो है वो 2 कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई और उनका काम यही रहेगा कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जबकि लाइन लगती है और जब मतदाता जो है मतदान कक्ष में की तरफ जाता है, यानी परिसर में जब घुसेगा
घुसेगा तो उसका हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाए और वो मास्क प्रॉपर लगाए है या ना लगाए हैं, ये भी स्थितियाँ जो है वो पूरी सुनिश्चित करना जो है वहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात लोग हैं उनका रहेगा। और इसके अलावा कुछ इस बार मेडिकल बैन भी तैयार की गई है, यदि किसी को व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी होती है जो मतदान करने आए तो उसको प्रॉपर इलाज मिल पाए। ये शैलेंद्र एक जवाब और आपसे चाहेंगे, क्योंकि इस बार कुछ नियम थे, खासकर 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग के उनके घर जाकर वोट लिया गया है, तो क्या इससे उम्मीद है कि जो हम देखते हैं जो मतदान प्रतिशत होता है उसके बढ़ने के कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? क्योंकि बुजुर्ग जो कई बार नहीं आ पाते थे पोलिंग बूथ पर, उनका वोट इस बार डला है और बुजुर्ग ने हर किस्म के नेता को देखा, अनुभव उनका ज्यादा होता है, इस प्रचार को भी देखा होगा, तो ये कितना फर्क डाल सकता है? और बहुत सारे जो कोरोना मरीज थे उनका भी घर घर जाकर या अस्पतालों में जाकर मत लिया गया है, तो उसका कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल एक बड़ा वर्ग है जो उम्र के 60 साल पूरे कर चुका है और जो किन्हीं कारणों से मतदान करने नहीं पहुंच पाते थे। तो इस बार जो है जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था की थी कि बीएलओ के माध्यम से उनको पहले घर गए और उनका एक फॉर्म भरवाया गया, तो फॉर्म भरवाने के बाद जिन लोगों ने स्वीकृति दी थी घर से मतदान करने की, उनको फिर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान भी कराया गया और वो बैलेट पेपर बीएलओ के द्वारा एकत्रित भी किए गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो है ऐसे वोटर्स की। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, इन लोगों ने तो घर बैठ के मतदान कर दिया, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोग जागरूक होने के बाद यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है वो मतदान करने नहीं जाते। ग्रामीण इलाकों में तो अगर ये कहें तो इस बार जो है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि एक तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना जितना पैर पसारना चाहिए तो उतना नहीं हुआ है और यही कारण है कि ग्रामीण मतदाता जो है वो इस बार खुल के निकलेंगे, जिस तरीके से जो हमने फील्ड में देखा, जो हम अलग अलग सीटों पर गए उस दौरान जो बातें निकल कर आई। लेकिन वही अगर शहरी सीटों की बात करें या शहरी इलाकों बात करें तो यहां सामान्य चुनाव में भी लोग कम निकलते थे और जब कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और उन्हें मालूम है कि इस बार जो है वो मतदान प्रक्रिया जिस तरीके से समय भी बढ़ाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग एक बार में इकट्ठे ना हो इसकी व्यवस्था की गई, तो मुझे लगता है कि जो शहरी इलाका है, जो पॉश इलाके हैं, वहाँ के मतदाता जो है इस बार कम वोट करने निकलेंगे, लेकिन ग्रामीण मतदाता अधिक में निकलेगा। क्योंकि ये चुनाव न केवल कांग्रेस बीजेपी के लिए साख का सवाल है, बल्कि उन जो 25 लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए उनके लिए भी साख का सवाल है। क्योंकि अगर जिस तरीके से कैलकुलेशन किया जा रहा है कि 8 से 9 विधायक भी अगर बीजेपी के आ जाते हैं तो वो सरकार में तो बचा लेंगे, लेकिन बाकी के लोग जो हार जाएंगे तो उनके सामने पूरा राजनीतिक संकट जो है वो मंडरा जाएगा और यही कारण है कि वो जी जान से कोशिश में लगे। बिल्कुल, ये चुनाव उन 25 लोगों की किस्मत का फैसला भी करेगा कि उन्होंने जो पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था और जो जनता को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो आरोप हम पर लग रहे हैं कि हम बिक गए हैं, वैसा कुछ नहीं है, हम जनता की भलाई के लिए पार्टी छोड़कर गए हैं, तो इन दावों पर कितना यकीन वो करवा पाएंगे लोगों को, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और हम एक बार फिर से अपील कर देते हैं कि 3 तारीख को जरूर वोट देना है आपको, लेकिन कोरोना सेफ्टी के साथ मास्क लगाकर जरूर जाना है और पोलिंग बूथ पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ये जिम्मेदारी तमाम लोगों की है ताकि कोरोना का संक्रमण इस चुनाव के दौरान ना फैल सके। वहीं ग्वालियर में 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग सेंटर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 नियमों का पूरी तरीके से पालन हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर में कुछ आदर्श पोलिंग सेंटर भी बनाए गए हैं जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मतदाता प्रतीक्षालय जैसी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। इसके साथ ही पोलिंग सेंटर के बाहर टेंट लगाए गए हैं ताकि जो लोग मतदान करने पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह ने। मध्य प्रदेश में हो रहे 28 उपचुनाव को लेकर 3 तारीख को मतदान होना है और मतदान की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि ये आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और बाकायदा यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है गोले बनाए गए हैं कि जो मतदाता यहाँ पहुँचेंगे वो एक निश्चित दूरी पर खड़े हों, इसकी व्यवस्था यहाँ की गई। उसके बाद एक एक करके वो जो है वो अंदर जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें कि जिस यहाँ पर देखिए थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई और यहाँ पर जो लोग कर्मचारी तैनात किए जाएंगे वो यहाँ पर जो भी मतदाता आ रहा है पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद वो यहाँ पर हैंड वॉश की व्यवस्था भी। और इसके अलावा ये यात्री जो मतदान प्रतीक्षालय बनाया है कि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो चेयर डाली गई हैं उस पर वो बैठेंगे और उसके बाद
जब उनका नंबर आएगा उसके बाद वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस बार जो है वो कोविड का संक्रमण है और यही कारण है कि निर्वाचन आयोग ने भी निर्देश दिए थे कि जो मतदान केंद्र हैं उन पर सैनिटाइजेशन की और मास्क आदि की व्यवस्था हो और जो लोग जो है जो मतदान करने पहुंच रहे हैं वो समुचित दूरी पर बैठे। ये सारी व्यवस्थाएं ग्वालियर के जो मतदान केंद्र हैं उन पर की गई हैं। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। वहीं भोपाल में प्रदेश के सभी जिलों से आए अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में प्रदेश में सेवाएं दे चुके अस्थायी कर्मचारी आज भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से 3 महीने के लिए करीब 7,000 अस्थायी कर्मचारियों को रखा गया था, जिनकी सेवा अवधि को बाद में 3 महीने और बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब कई जिलों में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो रही हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि कोरोना काल में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। इसके बावजूद उन्होंने ना तो कोरोना वॉरियर्स माना गया और ना ही उनकी सुविधाएं बढ़ाई गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इन्हें संविदा नियुक्ति अब दी जाए। सर, हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि जब हम लोगों की नियुक्ति की गई थी 22 मई को, उसके बाद से हम लोगों को 3 महीने के लिए अस्थायी तौर पे रखा गया था कोरोना जैसी महामारी में। उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी फिर 1 महीने का एक्सटेंशन दिया था। इस वजह से हम लोग अपनी सेवाओं को निरंतर करवाने के लिए यहाँ सभी लोग सभी तरफ से आए हुए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं कि हम लोग 7 महीने से सेवाएं दे रहे हैं अपनी कोरोना में, जब उनका परमानेंट स्टाफ भी बाहर नहीं निकल रहा था, जब हम लोग सेवाएं दे रहे थे। अब वो अगले महीने से बोल रहे हैं कि आप लोगों का मतलब वो ख़त्म है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को संविदा में संविलियन किया जाए या परमानेंट किया जाए। हमारी मांग ये है कि सारे कर्मचारियों को, जो भी कोविड के कर्मचारी हैं, उनको संविदा में संविलियन कर दिया जाए